नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में इंपॉर्टेंट लिंक्स में एक और लिंक ऐड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे उस लिंक को हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये जो लिंक है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है पेंशन ऑन हायर सैलरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन। तो दोस्तों जब से ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है तब से कई कमेंट कई मैसेज मुझे आए हैं कि ये ऑप्शन क्या है, क्या ये हमारे लिए है या नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये ऑप्शन किन ईपीएफ मेंबर्स के लिए है और किन के लिए नहीं है, और इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है और कैसे फिल कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूं कि ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ पेंशनर्स के लिए है, यानी कि जिन ईपीएफ मेंबर्स को मंथली पेंशन मिलती है उन ईपीएफ मेंबर्स के लिए ये ऑप्शन है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी पेंशनर्स के लिए नहीं है। वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वीडियो में आपको समझ आता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको यह समझाना चाहूंगा कि आपके ईपीएफ अकाउंट में आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन और ईपीएस का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के जरिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे अपनी एक्सेल ओपन कर ली है। यहाँ पे मैंने एक डाटा एंटर करके ऑलरेडी रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके ईपीएफ अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि ईपीएफ अकाउंट और ईपीएस अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन होती है वो कैलकुलेशन की जाती है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है 10,000 रुपए। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि आपके ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय शेयर जो जाएगा वो आपके बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जाएगा, यानी कि अगर आप 10,000 का 12% करते हैं तो 1,200 रुपए बनते हैं। तो आपका ये ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट होगा। उसके बाद जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है। एम्प्लॉयर भी 12% ही करता है, लेकिन उन 12% में से 8.33% ईपीएस अकाउंट में डाला जाता है और 3.67% ईपीएफ अकाउंट में डाला जाता है। यानी कि ईपीएस अकाउंट में 8.33% बनते हैं 10,000 के 833 रुपए और ईपीएफ अकाउंट में 3.67% बनते हैं 368 रुपए। तो यहां पे देखेंगे इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अभी जो हमने कैलकुलेशन देखी है वो ऐसे ईपीएफ मेंबर की देखी है जिसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए जो है वो 15,000 से कम है। एग्जांपल के लिए मैंने यहां 10,000 लिया है, आप यहां पे कोई भी अमाउंट ले सकते हैं लेकिन 15,000 से नीचे होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम ऐसे ईपीएफ मेंबर का पीएफ अकाउंट में कैलकुलेशन देखते हैं जिसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 15,000 बनते हैं। तो अगर आप 15,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉय शेयर जो कि ईपीएफओ में जाता है वो जाता है 12% यानी कि 1,800 रुपए, और एम्प्लॉय शेयर में से ईपीएस में जो जाता है 8.33% यानी कि 1,250 रुपए जाता है, और ईपीएफ अकाउंट में जो जाता है 3.67% जाता है यानी कि 1,551 रुपए जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं उस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि तभी आपको समझ आ पाएगा कि ईपीएफओ ने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जो नया लिंक ऐड किया है उस लिंक को कौन यूज कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं ऐसे ईपीएफ मेंबर के बारे में जिसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 15,000 से ज्यादा बनते हैं। और यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया है 1 लाख का, यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 1 लाख बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेशन बैठती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप एम्प्लॉय शेयर में देखेंगे ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय शेयर जो होएगा 12% ही रहेगा, यानी कि अगर आप 1 लाख का 12% करते हैं तो यहां पे 12,000 बनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयर शेयर में देखेंगे तो यहां पे जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 8.33% होता है। तो अगर आप 1 लाख का 8.33% करेंगे तो ये जो अमाउंट बनता है वो बनता है 8,330 रुपए।
लेकिन अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 15,000 के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि 15,000 की यहां पे कैपिंग है। तो अगर आप यहां पे इंप्लॉय शेयर में देखेंगे तो ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है 8.33%, उसमें जो आपके ईपीएस अकाउंट में जो अमाउंट ऐड हो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 1250 रुपए का ही हो रहा है, जबकि इस ईपीएफ मेंबर की जो बेसिक सैलरी प्लस डीए है वो 1 लाख है और 1 लाख के अकॉर्डिंग 8.33% 8,330 बनते हैं। लेकिन फिर भी ईपीएस अकाउंट में इनका कंट्रीब्यूशन 1250 रुपए ही हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इंप्लॉय शेयर का ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहां पे आपको 10,751 रुपए नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो 3.67% ही होता है जो इंप्लॉयर शेयर होता है। अगर आप 1 लाख का 3.67% करते हैं तो ये जो अमाउंट बनता है वो 3,670 रुपए बनता है। लेकिन यहां पे कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 10,751 रुपए का होगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन था 1 लाख के अकॉर्डिंग 8.33% जो बनते हैं वो 8,330 रुपए बनते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है 1,250 रुपए। तो यहां पे क्या किया गया है, 8,330 में से 1,250 रुपए को माइनस किया गया है, तब बचते हैं 7,080 रुपए। तो 7,080 रुपए जो है आपका वो आपके 3,670 रुपए में जोड़ के आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10,751 रुपए आपके ईपीएफ अकाउंट में कर दिया गया है, जो कि एम्प्लॉयर शेयर का है। तो दोस्तों इस केस में ईपीएफ मेंबर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट ये हो रहा है कि उनके ईपीएफ अकाउंट में जो अमाउंट है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ईपीएस अकाउंट में उनका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो आपको 15,000 कैपिंग के अकॉर्डिंग दिया है, जो कि 2014 से पहले 6500 रुपए थी और 2014 के बाद ये 15,000 कर दी गई थी। मैंने आपको ये एग्जांपल 15,000 से इसलिए समझाया है क्योंकि आपको समझ आ सके। तो दोस्तों ऐसे पेंशनर जिनकी सैलरी जो है वो हाई है और वो ये चाहते हैं कि उनकी पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग ही हो और वो ये नहीं चाहते कि उन पे कोई भी कैपिंग चले, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, लेकिन यहां पे कुछ और कंडीशंस भी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं ये मान लेता हूं कि मैं एक ऐसा पेंशनर हूं जिसकी सैलरी हायर है और मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो पेंशन की कैलकुलेशन हो वो मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग ही हो, तो मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूं और मैं इस फॉर्म को भरने के लिए इस वाले लिंक पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ने के लिए यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट्स ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और दोस्तों फिर मैंने यहां पे देखा कि यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जिसमें से पहला लिखा हुआ है वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस फॉर द एम्प्लॉय हु हैज रिटायर्ड बिफोर 1/9/2014 एंड एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन अंडर पारा 11 ऑफ ईपीएस स्कीम प्रायर टू 1/9/2014। तो दोस्तों यहां सिंपली लिखा हुआ है कि इसको वही अप्लाई कर सकता है जो 1/9/2014 से पहले रिटायर हुआ है और उससे पहले उन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था और उनकी जो एप्लीकेशन थी किसी कारणवश रिजेक्ट हो गई थी या रिजेक्ट नहीं भी हुई थी, तो उन्होंने उसको अप्लाई किया था, तो वही यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर मुझे ये पता लगा कि मेरे लिए तो ये फॉर्म है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है और आपकी रिटायरमेंट 1/9/2014 से पहले हुई है और आपकी सैलरी उस टाइम बहुत ज्यादा हाई थी और उस टाइम जो कैपिंग थी वो 6,500 की थी और आपने और आपके एम्प्लॉयर ने मिलकर ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था और आप मंथली पेंशन ज्यादा पाने के लिए आपने रिक्वेस्ट भी करी थी, एप्लीकेशन भी डाली थी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन फिल करने से पहले आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आपके पास आपका पेंशन का जो पीपीओ नंबर होता है वो होना चाहिए। साथ के साथ आपके आधार कार्ड के अंदर जो आपकी डिटेल है यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो सारा जो है वो सेम होना चाहिए जो कि आपका ईपीएफओ के रिकॉर्ड में है।
इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए कि आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास चलता हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए बड़ा ही सिंपल है, आपको यहाँ एक बटन नजर आएगा क्लिक हेयर, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आप अपना पीपीओ नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डालेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आप चेक बॉक्स पे चेक लगाएंगे, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपने जो डिटेल डाली है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो आपकी जो वैलिडेशन है वो हो जाएगी और आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, वैलिडेट यूजर पे। उसके बाद वैलिडेट होने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, आप एलिजिबल भी है, तो आप सबमिट कर देंगे, फिर आप सबमिट एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। उसके बाद आप फिर से सबमिट करेंगे, फिर आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा जिसका आप प्रिंट लेके रख सकते हैं और उसका आप फोटो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में जरूर बताना कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है उनमें से कोई एलिजिबल होगा, लेकिन अगर आप एलिजिबल है तो इस तरीके से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बड़ा ही इजी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।